हेलो फ्रेंड्स, हाउ इट ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमान आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर है जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। यानी जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेसिकली, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। अगर किसी भी लीगल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। वॉइड एंड वैलिड एग्रीमेंट्स आप जानते ही होंगे। जो एक सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में बता दूं कि जो भी एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो एग्रीमेंट्स हमारे वैलिड होते हैं। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते दैट बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो लीगलिटी एंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आप ये सीरीज़ कॉन्ट्रैक्ट की अगर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे आप लिंक पर क्लिक कर आप जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं और ईज़िली समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एंड अगर आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस लेना चाहते हैं या अगर आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में, सो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो फ्रेंड्स, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन का बेसिक मीनिंग यही है और ये कॉन्ट्रैक्ट के अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इट बिकम्स वॉइड डिफाइंड इन सेक्शन 23 में डिफाइंड किया गया है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल होगा तो इट बिकम्स वॉइड, वो वॉइड हो जाएगा। सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में इसके। इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। यानी फॉरबिडन बाय लॉ क्या होता है? फॉरबिडन बाय लॉ बेसिकली जब कोई भी एक्ट हम ऐसा करते हैं जो कि लॉ में प्रोहिबिटेड है, लॉ में जो भी कोई से भी एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड है वो हमारे एक्ट में फॉरबिडन बाय लॉ हो जाते हैं। यानी वो प्रोहिबिटेड है और ऐसा करना इलीगल हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल के तौर में आपको बता दूं कि ए सेल लेकर टू बी विदाउट लाइसेंस, दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, सो दैट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। एग्जाम्पल के आपके तौर पर ये है कि ए क्या बेचता है शराब बी को, ए क्या सप्लाई करता है, क्या सेल करता है बी को शराब विदाउट लाइसेंस। सो विदाउट लाइसेंस अगर वो कोई भी या किसी भी पर्सन को अगर वो शराब सेल करता है तो ऐसा करना इलीगल है, क्योंकि अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप लीकर यानी अल्कोहल सेल नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाता है। सो ये फॉरबिडन बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड है लॉ में, सो ये फॉरबिडन बाय लॉ माना जाएगा। सो ये है एक तरीके से कि फॉरबिडन बाय लॉ किसे कहते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सो डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। यानी जो भी लॉ में प्रोविज़न दिया गया है अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ये है हमारा डिफीट द प्रोविज़न ऑफ द लॉ, कि कोई भी लॉ के प्रोविज़न को अनसीन जब हम अनदेखा जब कर देते हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है अब्दुल फिरोज़ का नवाब वर्सेस हुसैन बी। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा केस है, एक मैरिड कपल का केस है। दोनों ही अंडर कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम लॉ मोहम्मदन लॉ से मैरिज करते हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही, शादी होते ही दोनों में क्या एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और जो उनकी वाइफ होती हैं वो रहना चाहती हैं अलग। सो वो अपने जो उनके पेरेंट्स हैं उनके घर चली जाती हैं और वहाँ से आने से एक तरीके से इनकार कर देती हैं, वो मना कर देती हैं वहाँ से आने के लिए। और रीज़न क्या कहती हैं कि उन्हें अपनी जो उनकी जो डॉरी डीड थी वो उन्हें चाहिए थी, यानी कॉन्जुगल राइट था उनका। लेकिन उन्होंने क्या क्लेम करा कि उन्हें उनकी जो महर यानी जो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ है, उन्होंने ये क्लेम करा कि उन्हें उनकी जो महर डीड थी वो नहीं दी गई, इसी वजह से वो अलग रहना चाहती हैं। लेकिन जैसे ये कोर्ट में गया केस, सो कोर्ट ने ये हेल्ड करा
कि अकॉर्डिंग टू मोहम्मद लॉ सबसे पहले तो आप अलग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ शादी होने के बाद एक कपल का ये राइट है कि वो दोनों साथ रहेंगे, आफ्टर डिवोर्स आप अलग रह सकते हैं। सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो बेसिकली डिफीट करना कोई भी लॉ के प्रोविज़न को, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ होता है। सो थर्ड हमारा आता है फ्रॉडलेंट पर्पस। फ्रॉडलेंट पर्पस आप बेसिकली जानते हैं कि जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और अगर वो किसी फ्रॉड करने के लिए किया जाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या किसी को इंजरी पहुंचानी हो मेंटली फिजिकली, सो वो हमारा फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए होता है और वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है अगर उसका ऑब्जेक्ट इलीगल या फ्रॉडलेंट पर्पस से होता है। सो ये हमारा हो जाता है फ्रॉडलेंट पर्पस। देन आता है इमोरल। इफ़ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ इमोरल दैट बिकम्स वॉइड इन लॉ। सो फ्रेंड्स, जो भी ऑब्जेक्ट इमोरल यानी कोई भी गलत काम करने के लिए अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। जिसमें एक बाय बिजली वर्सेस नानसा नागर का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें प्लेंटिफ एडवांस्ड लोन देते हैं डिफेंडेंट को, अ मैरिड वुमेन जो है, टू एनेबल हर डाइवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए, एंड देन मैरी प्लेंटिफ, और खुद से शादी कर लें वो जो मैरिड वुमन है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट was held to be immoral and the plaintiff was not entitled to cover the loan of so advance। सो इसमें अगर मैरिड वुमेन जो हैं वो अगर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं लेती हैं, सो जो इसमें प्लेंटिफ है वो एक तरीके से क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया उसका जो ऑब्जेक्ट था वो इमोरल था, और इमोरल ऑब्जेक्ट के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सो दैट इज़ इमोरल। नेक्स्ट आता है हमारा अपोज द पब्लिक पॉलिसी, यानी पब्लिक पॉलिसी का अपोज करना, यानी किसी भी पब्लिक जो पॉलिसी अगर हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो इट बिकम्स वॉइड, वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन। बहुत ईजी वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपके इसमें कुछ डाउट हैं या अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्लासेस के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं रिगार्डिंग क्लासेस। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी बात कर सकते हैं। एंड अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आएगा। जल्दी ही न्यू वीडियोज़ लेके मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपके साथ आऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।